कहाँ तक पढ़ाए थे? अच्छा, एप्लीकेशन में था ना। रेडिएशन के चलते जो कूलिंग होता है वो देखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करे थे कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है, तो अगर टी इज ग्रेटर देन टी नॉट तो क्या होगा? यहाँ से हीट लॉस होगा और टाइम के साथ जो टेम्परेचर टी है वो डिक्रीज होगा और इसे वो क्या बोलते हैं? कूलिंग बोलते हैं। तो अभी जो कूलिंग हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है? रेडिएशन के चलते। क्योंकि अगर वैक्यूम में भी रखोगे ना, अगर अगल बगल का टेम्परेचर टी है, टी नॉट है, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा टेम्परेचर में। तो हो क्या रहा है कि अगर यहाँ से ये जो बॉडी रखा हुआ है, यहाँ से हीट रिजेक्ट होगा क्यू आर, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर टी नॉट है, तो ये भी हीट सप्लाई कर रहा होगा किसको? बॉडी को। तो यहाँ दो प्रोसेस हो रहा होगा, हीट रिजेक्टेड बाय द बॉडी, बॉडी हीट कितना रिजेक्ट करेगा? अगर ये ब्लैक बॉडी है तो हीट रिजेक्टेड कितना होगा? सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, जहां सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ए क्या है? सरफेस एरिया, ठीक। और दूसरा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग, कितना होगा? क्यू ए जो होगा सिग्मा ए टी नॉट 4। एब्जॉर्ब जो करेगा वो कितना होगा? जितना रेडिएशन इसके सरफेस से फॉल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कितना करेगा? जितना सराउंडिंग रिलीज कर रहा होगा। तो सराउंडिंग टी नॉट टेम्परेचर है तो इतना रिलीज करेगा। इतना रिजेक्ट किया, इतना एब्जॉर्ब किया, तो नेट हीट एक्सचेंज कितना हुआ? इतना रिजेक्ट कर रहा है जिसके चलते टेम्परेचर फॉर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इतना क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो जो नेट हीट एक्सचेंज है वो कितने का होगा? दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जितना रिजेक्ट किया माइनस जितना एब्जॉर्ब किया, तो जो नेट हीट रिजेक्टेड होगा नेट हीट रिजेक्टेड बाय द बॉडी कितना हो जाएगा? क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू ए, जो भी कॉमन है सिग्मा ए, तो रिजल्ट आएगा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट 4। और हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर टेम्परेचर लूज कर रहा है या टेम्परेचर गेन कर रहा है तो लैटेंट ये सॉरी सेंसिबल हीट लूज या गेन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, टोटल हीट रिजेक्टेड कितना हुआ? इतना। तो ये एक्चुअली में कहाँ स्टोर होता है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर स्टोर होता है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी वो हीट सप्लाई कर रहा है। हीट सप्लाई जो कर रहा है वो टेम्परेचर में अगर इंक्रीज और डिक्रीज ला रहा है तो वो कौन सी हीटिंग होती है? सेंसिबल हीटिंग। और सेंसिबल हीटिंग में जो हीट रिजेक्टेड होता है, हीट रिजेक्टेड बाय सेंसिबल हीटिंग, एंड कर लिख सकते हो,
इन टाइम dt, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे, कितना होगा, dq इज इक्वल टू mc या ms dt। अगर dt टाइम में देखोगे तो इतने का हीट रिलीज होगा ms dt, जहां s क्या है, इस बॉडी का, जो बॉडी यहाँ ड्रॉ करे थे उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, m क्या है, उसका मास। हम जो चेंज देख रहे हो कितने देर का देख रहे हैं, छोटा सा चेंज देख रहे हैं। ये जो चेंज हुआ ये कितने देर में हुआ, ये ओवरऑल चेंज है। ये जो चेंज है क्या है, ओवरऑल चेंज है। और इसको क्या करें, एक छोटे से इंटरवल में चेंज देख रहे हैं dt टाइम में। ठीक, अब इन दोनों का कुछ रिलेशन होगा। एक्चुअल में जो बॉडी रिलीज कर रहा है कितना कर रहा है, ये कर रहा है बाय सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, रेडिएशन के चलते। तो हमने रेडिएशन के चलते कैलकुलेट करा कि इतना हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो दिस हीट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। आ रही बात समझ में, नहीं आ रहा है। जो हीट रिजेक्ट हो रहा है ना, एक्चुअली वो कहाँ से आ रहा है, बॉडी के मास से आ रहा है। और बॉडी जब भी हीट रिजेक्ट करता है तो होता क्या है, सेंसिबल हीट, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। यानी सेंसिबल हीटिंग या मतलब या तो हीट सप्लाई कर सकते हो या तो हीट रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बॉडी क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो सेंसिबल हीटिंग होगा। और सेंसिबल हीटिंग का फॉर्मूला ये होता है Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। हमने छोटे से टाइम के लिए देखा है, तो छोटे से टाइम के लिए देखोगे तो dq विल बी हाउ मच, m dt बाई सॉरी m ds dt। अब इसका रेट निकालोगे, सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा, dq बाई dt इज इक्वल टू ms dt बाई dt। दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, dq इतना था, तो जो रेट होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट विल बी dq बाई dt ms dt बाई dt। और ये जो एक्चुअल है ना, ये है क्या, ये जो टर्म है ये टाइम के साथ टेम्परेचर में चेंज, और इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब एक छोटा सा चेंज करना है, हीट रिजेक्टेड है तो ये dt जो होगा ये नेगेटिव होगा। सारी बात में जो हीट रिजेक्ट करोगे तो ये dt जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए यह माइनस साइन लगाएंगे। अगर एक्सेप्ट करता तो dt पॉजिटिव होता, कोई दिक्कत नहीं होता। dq अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो dt क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से क्या है, कम है। तो उस माइनस को ये वो कंपनसेट कर देगा, तो इसलिए ये माइनस यहां भी दिखेगा। आ रही बात समझ में। अब ये भी क्या है, रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड है, ये भी रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक्चुअली में क्यू डॉट है। क्यू डॉट का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन या रेट ऑफ हीट सप्लाई। तो यहाँ रिजेक्ट हो रहा है तो ये क्यू डॉट है। यहाँ जो हमने कैलकुलेट करा था ये क्या है, हीट है dt टाइम में जो रिलीज हुआ। तो रेट निकालने के लिए क्या करें हैं, टाइम से डिवाइड किए हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 और 2 बराबर होना चाहिए। इक्वेट करो, नीचे लिखना बाई इक्वेशन 1 एंड 2। वन एंड टू से क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए T4 माइनस T04 इज इक्वल टू माइनस ms dt बाई स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से तुमको रेट ऑफ कूलिंग पता चल जाएगा। सो dt बाई dt विल बी माइनस सिग्मा ए t रेज टू पावर 4 माइनस T04 डिवाइडेड बाई ms। और अगर ये क्या है, स्लोप है, स्लोप अगर निगेटिव आ रहा है
यानी टेम्परेचर में फॉल होना चाहिए, और कूलिंग में टेम्परेचर का फॉल होना भी चाहिए। where K is equal to sigma A by ms। जो कूलिंग रेट है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कूलिंग रेट किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिस पे कूलिंग रेट डिपेंड करेगा? बोलो। मास पे, मास के इनवर्सली है, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट पे। दूसरा सरफेस एरिया, और टी क्या है? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा ना तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि देखो, अगर मान लो इनिशियली ये टेम्परेचर 1000 है, तो 1000 यहाँ पुट करोगे, उसके 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 रेस्पेक्ट में एक dt बाई dt आएगा। अगर यहाँ टेम्परेचर 900 होगा तो उसके चलते दूसरा dt बाई dt आएगा। मतलब जैसे जैसे कूलिंग होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे कूलिंग होगा रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि इनिशियल जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था बॉडी का, और 10 डिग्री सेल्सियस था किसका? सराउंडिंग का। धीरे धीरे ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होकर के ये 90 पहुंचा, ये 10 ही है। ये जो गैप है ना, गैप क्या हो गया? घट गया। तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगा? घटेगा। तो जैसे जैसे नीचे आओगे, मान लो ये पहुंच गया 30 डिग्री सेल्सियस पे और ये 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा? और डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो नीचे लिखना, रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन नंबर 1 surface area of the body, surface area of the body, number 2 mass of the body, specific heat of the body, number 4 temperature of the body, as temperature of the body decreases, rate of cooling also decreases।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, rate of cooling, according to Newton, a rate of cooling of a body, a rate of cooling of a body is directly proportional to, is directly proportional to, according to Newton, rate of cooling of a body is directly proportional to temperature difference between, temperature difference between, temperature difference between, between body and the surrounding, temperature difference between body and the surrounding. It is valid only when, it is valid only when, it is valid only when temperature difference, it is valid only when temperature difference, valid only when temperature difference between, between body and surrounding, between body and surrounding is very small, between body and surrounding is very small. ठीक है, हमने अभी जो पढ़ा ना, ये इन जनरल केस है, ये हमेशा लागू हो सकता है, कभी भी लगा लो, टेम्परेचर डिफरेंस छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन न्यूटन ने थोड़ा सा काम करा इसको आसान बनाने के लिए, बोला कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस अगर स्मॉल है, तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ। तो उसने करा, बोला कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है, जैसे टी बॉडी का टेम्परेचर है और टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो टी को हम लिख सकते हैं ऐसे, टी नॉट प्लस डेल्टा टी, छोटा सा चेंज होगा ना, तो अगर टी नॉट में डेल्टा टी ऐड करोगे तो टेम्परेचर मिल जाएगा। यस, एक्चुअली होता क्या है, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट, इसको इधर ला दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं। बोला कि जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है ना, उसमें ये पुट कर दो, जो प्रीवियस फॉर्मूला आया है उसमें क्या करो, इसको पुट कर दो, और हमें पता है कि डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी नॉट फोर माइनस, सॉरी टी फोर माइनस टी नॉट फोर, यही है। अब क्या करना है ना कि टी की जगह ये पुट करना और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। माइनस के टी की जगह ये वाला पुट कर दो, टी नॉट प्लस डेल्टा टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट 4, ठीक है। अब यहां से कॉमन कर लो टी नॉट 4, तो माइनस के इधर से क्या कॉमन कर सकते हो, टी नॉट 4 कॉमन करना है, तो यहां बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर एन है,
तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स वेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन, जो कि यहाँ पे होगा डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो उसमें टी नोट से डिवाइड करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस समथिंग एक्स है, जहां एक्स क्या है, लेस देन 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1। इसको कैसे करना है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन या अगर भूल गए हो तो कहीं कोने में लिख सकते हो, ये 1 1 शहीद हो जाएगा। तो यहाँ से डी टी बाई डी टी जो बचेगा कितना होगा, माइनस के टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। और उसने यही तो बोला था, देखो ये तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय रेडिएशन। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल दिया होगा तो फिर उधर से सॉल्व नहीं करेंगे, इधर से सॉल्व कर सकते हो। जो फाइनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी नॉट क्यू टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे के का वैल्यू याद रखना, वेयर के इज इक्वल टू, वो कैंसिल आउट हो गया, इधर है ना टी नॉट नीचे, अच्छा 4 4 4, हाँ इधर 4 बाहर है, इधर भी -4। के की वैल्यू कितने है, सिग्मा ए बाई एम एस। और इसको हमेशा यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन, अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर पूछ लेते हैं, रेट ऑफ कूलिंग से, रेट ऑफ कूलिंग तो हमको पता चल गया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेगा, बोलेगी बताओ अगर कूलिंग स्टार्ट हो रहा है तो 10 मिनट बाद टेम्परेचर कितना होगा, 20 मिनट बाद कितना टेम्परेचर होगा, अगर इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है और सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है तो फिर कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, लिखना टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी। देखना, लेट let initial temperature, let initial temperature of the body, let initial temperature of the body, let initial temperature of the body is TB, let initial temperature of the body is TB, then its temperature, then its temperature at any time t, then its temperature at any time t can be calculated as, any time t can be calculated as, उसके बाद ये प्रोसेस यूज करेंगे। पूरा प्रोसेस यूज नहीं करना है, जो मैं फाइनल रिजल्ट है वहां तक पहुंचा दूंगा, वहां से रिजल्ट यूज कर। ये टी के फंक्शन जो है इसको इधर लाओगे, तो ये टी माइनस टी नॉट, इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लो, तो ये
K1 लिख सकते हो, 4K और T0 ये कांस्टेंट है ना, तो इसको पूरे को एक कांस्टेंट मान लिया क्या, K1, क्योंकि वो बार बार उसको कैरी करना नहीं चाहते। इधर आएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स dt बाई t माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस K1 dt। अब लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो 0 पे जो टेम्परेचर है कितना, TB है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, टाइम t पे निकालना है। मान लो टाइम t पे टेम्परेचर कितना होगा, कैपिटल T होगा। बस इसको सिंप्लीफाई करो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t माइनस T0 लिमिट TB से t, और इधर कितना होगा, माइनस K1 T0 टू t। t माइनस T0 माइनस TB माइनस T0 माइनस K1 T। अब K1 याद रखना किसको बोले, ये पूरा K1 है। लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस T0 डिवाइडेड बाई TB माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस K1 T। स्वीटी अरे बोलो तो, कोई बुला रहे हैं, कोई है इधर स्वीटी, नहीं है कोई। चलो इसको एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, T माइनस T0 डिवाइडेड बाई TB माइनस T0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस K1 T। अब जिस टाइम पे टेम्परेचर चाहिए यहाँ पुट करो, T आ जाएगा। इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो T TB के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए ना, करके देखो पुट कितना आ रहा है। T इक्वल्स टू 0 पे ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, T0 T0 कैंसिल, T इक्वल्स टू TB। जो ग्राफ यहाँ से आता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। इसको पूरा नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे T0 है, T0 को टच नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, लेकिन कभी भी सराउंडिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ग्राफ को नीचे टच नहीं करवाएंगे T0 से। इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व, इसके नीचे लिख लेना कूलिंग कर्व। हो गया, लिखना है एक सवाल। A body cools from a body cools from a body cools from 60 degrees Celsius, cools from 60 degrees Celsius
to 50 degree Celsius. A body cools from 50 degree Celsius to 50 degree Celsius in 5 minutes. In 5 minutes. Then under same condition, then under same condition, then under same condition, same conditions to cool it from, then under same conditions to cool it from 50 degree Celsius to 40 degree Celsius. Under same conditions to cool it from 50 degree Celsius to 40 degree Celsius. Time taken by it. Time taken by it will be नंबर 1, ऐसे ABC ऑप्शन लिख लो. Will be equal to 5 minutes, equal to 5 minutes. B less than 5 minutes, less than 5 minutes. C more than 5 minutes, more than 5 minutes. And D cannot be predicted, cannot be predicted. सोचो कौन सा होगा. मोर देन. और लोग सेम होगा. मोर क्यों होगा? रेंज, रेंज तो सेम ही है. रेंज तो पहले भी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस का है, बाद में भी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस का है. हाँ 50 से बोलो. टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. देखो टेम्परेचर जब कम होता है ना तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? कमता है. मतलब जैसे अगर 60 से 50 जा रहा है और दूसरा कंडीशन क्या है 50 से 40 जा रहा है, तो यहाँ पे जो dt by dt होगा ना 1 will be greater than 2 होना चाहिए. ये कंडीशन है. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये सेम है. डेल्टा टी क्या है? सेम है. तो यहाँ से 1 by dt1 should be greater than 1 by dt2. तो इसको जब चेंज करोगे तो dt2 should be greater than what? dt1. तो dt1 था कितना? 5 मिनट्स. तो dt2 जो होना चाहिए वो 5 मिनट से ज्यादा होना चाहिए. आ गया समझ में? टेम्परेचर रेंज सेम है लेकिन अगर नीचे की तरफ जाओगे तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? डिक्रीज होगा. और अगर रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होगा तो सेम टेम्परेचर रेंज के लिए टाइम ज्यादा लगेगा. हो गया? एक और लिखो. An object initially at an object initially at at 50 degree Celsius, an object initially at 50 degree Celsius loses its temperature to 40 degree Celsius, loses its temperature to 40 degree Celsius in first 5 minutes, loses its temperature to 40 degree Celsius in first 5 minutes, and
and to 30 degree Celsius and to 30 degree Celsius in next 10 minute, in next 10 minute, then what will be the temperature, then what will be the temperature, what will be the temperature after next 10 minute, then what will be the temperature after next 10 minute. नहीं, कुछ भी ऐसे तुक्का मार दोगे। जय माता दी बोल रहा, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिया, तो फिर कैसे तुक्का लगा? अरे ऑप्शन बता दे। ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस इसमें है भी नहीं। अरे वो लो, मैडम ने लिख भी लिया। कितना? नहीं, तुम कितना प्रिडिक्ट मार रहे हो? अरे कुछ भी मुस्कुरा के बोल लो यार, बोलो। अरे मुस्कुराने वाले लोग पॉजिटिव होते हैं, तुम पहले ही निगेटिव बातें कर रहे हो। सर ऑप्शन क्या बोले? अरे ऑप्शन वैसे ही हंसी मजाक करने के लिए दिए थे। ऑप्शन की जरूरत नहीं है यार, ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा, टेस्ट होता है तो उसमें ऑप्शन मिलता है ना। सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ बताया हूँ? नहीं बताया। सराउंडिंग टेम्परेचर की जरूरत है नहीं, इसलिए नहीं बताया। सराउंडिंग टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है? और इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। कर पाओगे? जो जो चीज दिया ना यहाँ पे एक एक बार पुट करते रहो। पहले कंडीशन क्या दिया हुआ कि इनिशियल कंडीशन कितना था, इनिशियली टेम्परेचर कितना था 50 माइनस टी नॉट, पहुंचा कितना पे 40 पे, टी नॉट ई टू दी पावर माइनस K1, टाइम कितना लगा 5 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ 50 टी नॉट 30 माइनस टी नॉट, लेकिन यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा 10 मिनट इसके बाद लगा, एक्स्ट्रा 10 मिनट कहने का मतलब है टोटल अगर इनिशियल से देखोगे तो 15 मिनट्स, तो e टू दी पावर माइनस K1 इंटू 15। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और एक और इक्वेशन आएगा जहां टेम्परेचर तुमको निकालना है, तो टी नॉट डिवाइडेड बाई 50 माइनस टी नॉट ई टू दी पावर माइनस, नेक्स्ट बाकी के 10 मिनट में पूछ रहा है, यानी K1 इंटू 25, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं 3 या 4, 4 है ना। तो
एक अननोन तो ऐसे टी नोट चला जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। फिर भी करोगे, सॉल्व करोगे, ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सॉल्व करोगे ना तो जो आंसर आएगा टी का वैल्यू वो समथिंग आएगा 26.58 डिग्री सेल्सियस। अब डिपेंड करता है इस तीनों को तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। आ रही बात समझ में? तो अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में बैठ के ऐसे, तो कुछ और मेथड होगा। आ रही बात समझ में? ये अप्रोक्सीमेटेड मेथड है, लेकिन इसका भी एक अप्रोक्सीमेशन है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये तीनों तुम नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। तुम क्या, मैं भी आधे घंटा लगा दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो आधे घंटा पेपर में होता नहीं है एक सवाल को देने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा ना, तो वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमें पता है इतना आएगा। अब ऑप्शन में देख लो, कुछ दिया था ऐसा? हाँ, ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। चलो, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एवरेज मेथड। क्या करेंगे? यूज एवरेज मेथड। जो एवरेज मेथड है ना, वो आता है फ्रॉम कूलिंग से, ठीक है। कूलिंग का हमारा था, या रेट ऑफ कूलिंग, फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग से। अब रेट ऑफ कूलिंग कहता क्या था कि जो dt बाई टी है वो बराबर किसके है? के टी माइनस टी नोट के। यही है ना? अब यहां पे एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं टी एवरेज। जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो क्या करेंगे, यहां पे बस एक छोटा सा चेंज कर देंगे। जो टी लिख रहे थे उसको क्या लिख देंगे? टी एवरेज लिख देंगे। बाकी सारा चीज क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा। अब समझना, पहले वाला जो कंडीशन था उसमें क्या बोल रहा था? टेम्परेचर जो T1 है वो कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से पहले टी एवरेज निकालोगे। टी एवरेज कितना आएगा? 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको यहां उठा करके रख दो। तो देखो ये जो है ना, ये एवरेज कहने का मतलब है कि ये जो रेट ऑफ कूलिंग बताएगा ना वो इस रेंज में बताएगा। अरे बात समझ में? एवरेज क्यों ले रहे हैं? ताकि इस रेंज का 50 टू 40 के रेंज में रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सके। तो इस रेंज में जो रेट ऑफ कूलिंग होगा डेट विल बी माइनस ऑफ T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू के टी एवरेज माइनस TO। अब जो जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो। तो -40 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा था यहाँ से यहाँ तक जाने में? 5 मिनट्स। तो 5 पुट कर दो। इधर के एवरेज कितना है? 45 माइनस टी नॉट। यहां से एक इक्वेशन आएगा। हो गया। अब क्या करेंगे? दूसरे रेंज में चलेंगे। दूसरा रेंज कहां से? T3 से T4। T3 कितना था? 40। T4 कितना था? 30। तो यहां से टी एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? टी एवरेज विल बी 40 प्लस 30 35। तो जो दूसरा इक्वेशन आएगा इसको रहने दे रहे, दूसरा इक्वेशन आएगा वहां उसमें होगा 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई हाउ मच? इसमें टाइम कितना लगा? 10 लगा है। टोटल नहीं आएगा क्योंकि रेंज कितना क्या है? रेंज 40 से 30 ले रहे हैं, इसलिए उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक रेंज उसको ब्रेक कर करके सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। 35 माइनस टी नॉट दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा रेंज क्या है?
तीसरा रेंज है T5 से T6 तक। T5 जो है वो कितना है, 30 डिग्री। T6 तो तुमको निकालना है। T6 तुमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ T एवरेज कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 30 प्लस T डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ उठा करके पुट करोगे, इधर कितना होगा, T माइनस 30, टाइम कितना कितना 10, एक वस्तु K, T एवरेज कितना हुआ उतना, 15 प्लस T बाई 2 माइनस T नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 यहां से भी आएगा, लेकिन जो पुराना वाला 3 इक्वेशन है और यहाँ पे जो 3 इक्वेशन है, सॉल्व करना कौन सा इजी होगा, ये वाला, क्योंकि ये लीनियर है। पुराना वाला क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्व करने में जो एग्जाम दे रहा होगा वो वहीं पे लेट जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ जो टेम्परेचर आएगा ना, जो भी तुम्हारा टेम्परेचर आएगा सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हो। T विल बी 26.67 डिग्री सेल्सियस। तो जो मैंने ऑप्शन दिया था ना, वो ऐसे ही मैंने मजाक में दिया था। अगर ऐसा सवाल देगा तो गैप थोड़ा मेंटेन करके रखेगा, ऐसा नहीं कि 26.6, 26.7, 27 ऐसे करके, तो फिर उस पे ऐसे क्रॉस कर देना और लिख देना औकात से बाहर। ऑप्शन दूर दूर रहेगा ऐसे प्रॉब्लम में, और हमेशा यूज करेंगे एवरेज मेथड इसको सॉल्व करने के लिए, नहीं तो फिर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, ठीक है। कैसे करोगे, 1 2 को डिवाइड कर दो, 1 2 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इधर ऐसे होगा 45 माइनस टी डिवाइडेड बाई 35 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 5 होगा, या 2 2 होना चाहिए, शायद 2 होगा, होगा। अब आधे लोग सोच रहे हैं कैसे 2 होगा, ऐसे डिवाइड करोगे ना तो ये गया, ये 2 टाइम्स में काटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इधर 2 ऊपर आ गया। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे क्या पता चल जाएगा, टी नॉट कुछ आ जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा ना, इसको और इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो के शहीद हो जाएगा, अननोन क्या बचेगा, टी बस, क्योंकि टी नॉट तुमने पिछले वाले स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। पुट करो, इंसर्ट होगा, निकल लो, समझ गए। हाँ, तो इसको कभी भी भूल से पुराना वाला जो मेथड है उससे ट्राई मत करना, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। है, बोलो क्या, अरे जोर से बोलो, सुनाई तो दे। तो दोनों जो मेथड है ना उसमें डिफरेंस बहुत ही कम का होता है। जैसे पिछले वाला अगर कोई याद होगा तो मैंने कितना बताया, 26.5, ये दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम है। एरर है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड मेथड है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि तुम्हारा सवाल ही मतलब जो आंसर टिक करोगे वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे सवाल में बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑप्शन का डिफरेंस होगा वो बहुत होगा। जैसे तुमने एक आंसर बोला था 10, वो होगा 10 होगा, फिर 26 में भी, और सारे 20 ऑप्शन जो गैप होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए। नहीं तो कोई होगा पागल इंसान, वो सॉल्व कर देगा उस पुराने वाले मेथड से, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटेड मेथड जो रियल मेथड था उससे सॉल्व कर देगा, उसका आंसर इतना आ जाएगा। किसका किसका वैल्यू के, इसका, अरे मत निकालो ना, इसको रेशियो ले लोगे तो कट जाएगा ना, ये के निकाल सकते हैं के भी, लेकिन के निकालने का जरूरत है नहीं। तो इन दोनों का रेशियो ले लोगे ना,
टी नोट पुट कर दोगे तो बस टी जो होगा वही अननोन बचेगा। सोलर कांस्टेंट, आजकल कौन सी सीरीज देख रहे हो? नहीं देख रहे हो तो इतना एब्सेंट कहाँ रहते हो? क्या देख रहे हो? स्कैम 2020 देख रहे हो? कौन लीड एक्टर कौन है उसमें? मोदी हो भी सकता है, या तो फिर अमित शाह होगा। आया था ना अभी बंगाल में, गए थे मिलने बंगाल में जब आया था तो। अरे जाना चाहिए था यार। तो आप गए होंगे? अच्छा, नहीं हमारे सामने नहीं आएगा ना, कैसे आ जाएगा मेरे सामने? मिट ही नहीं रहा यार ये। देखो होता क्या है कि जितना सोलर एनर्जी सन से निकलता है ना वो हमारे पास पहुंचता नहीं है, ठीक है? क्योंकि सोलर एनर्जी जो निकलता है वो चारों तरफ निकलता है 3D में। तो हम कहा ये सन है और हम इधर है। अब ये चारों तरफ निकला तो कुछ एनर्जी इधर 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 लॉस हो गया हमारे पास, उसका कुछ एक पोर्शन पहुंचा छोटा सा। आ रही बात समझ में? तो वो पोर्शन कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, कितना पहुंचा, वो समझते हैं किससे? सोलर कांस्टेंट से। ठीक है, तो लिखना सोलर कांस्टेंट में, पहले ये डायग्राम मत बना लेना, लिखना सोलर कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ, solar constant is the measure of, solar constant is the measure of amount of energy, solar constant is the measure of amount of energy received on earth from sun। ठीक है सर रिपीट सर once again। सोलर, क्या लिख रहे हो? हाँ, सोलर कांस्टेंट is the measure of, solar constant is the measure of amount of energy, the measure of amount of energy received on earth, received on earth from the sun। ठीक है, it is defined as, it is defined as, it is defined as, it is defined as amount of energy, amount of energy, it is defined as amount of energy received by earth, it is defined as amount of energy received by earth per unit time, received by earth per unit time, per unit area, per unit time, per unit area। ठीक है, तो सबसे पहले पता करेंगे कि एक्चुअली में सन जो है वो एनर्जी रेडिएट कितना कर रहा है, मतलब इसके सरफेस से कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है इन द स्पेस, और उसका कुछ पोर्शन हमारे अर्थ तक पहुंचेगा और वो पोर्शन हमें निकालना है। तो पहला चीज, इसका रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ सन। इसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, सरफेस टेम्परेचर Ts। ठीक, और अर्थ और सन के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मान ले रहे हैं D।
ठीक, तो अगर यहां से एनर्जी इमिटेड बाय सन निकालोगे या सोलर एनर्जी, या ऐसे लिख दो एनर्जी इमिटेड बाय सन, और सन को मैंने बताया था क्या है, ये ब्लैक बॉडी है, तो ई जो होगा डेट विल बी हाउ मच, सिग्मा सरफेस एरिया ऑफ सन इनटू टेम्परेचर ऑफ सन। और अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया कितना होगा सन का, 2 πr या 4 πr, सरफेस एरिया स्फेयर है ना तो 4 πr होगा ना, तो ये होगा 4 πr² इंटू TS4। इतना एनर्जी सन से रेडिएट हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट टाइम, क्योंकि एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना एनर्जी रेडिएट हुआ, लेकिन हमारे पास कितना पहुंचा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा होगा ना कि अर्थ से पास होता हुआ एक बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे। क्या करेंगे, अर्थ से पास होता हुआ एक बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे, उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा d के बराबर। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ना उसमें चारों तरफ ऐसे बाहर की तरफ फैलेगा। आ रही बात समझ में? तो जो इंटेंसिटी होता है ना, जैसे अगर एक पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी जो होता है वो वेरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जो एनर्जी पहुंचेगा कहां तक, अर्थ तक, एनर्जी रीच्ड एट अर्थ ऐसे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहां जो एनर्जी पहुंचेगा ना वो होगा E डैश इज इक्वल टू E बाई 4πd²। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। एक्चुअली में जो एनर्जी हमारे पास पहुंच रहा है ना वो यहां से इमिट तो हो रहा है, लेकिन जब आगे 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 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत बड़ा सन है जिसका डायमीटर कितना, जिसका रेडियस कितना है कैपिटल D, यहां से इमिट होकर के अर्थ हमारे पास एनर्जी पहुंच रहा है। आ रही बात समझ में? जैसे एक बहुत बड़ा स्फीयर है उसके पास हम खड़े हैं तो यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, क्योंकि एनर्जी चारों तरफ जा रहा है, तो चारों तरफ जा रहा है, हमारे पास जब पहुंच रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करा d। तो ये जो डिस्टेंस d है ना, और सन से निकली हुई एनर्जी चारों डायरेक्शन में कर रहा है। तो हम इसको कैसे ऐसे समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम सन को नहीं ले रहे, हम किसको ले रहे हैं, एक बड़ा सा स्फीयर ले रहे हैं जिसका रेडियस कितना है d, और मान रहे हैं वहां से एनर्जी इमिट हो रहा है। तो वहां से जो एनर्जी इमिट होगा ना दैट विल बी हाउ मच, E डिवाइडेड बाई 4πd²। तभी मैंने बोला कि इंटेंसिटी जो है होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा r²। कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसमें से चारों तरफ एनर्जी रेडिएट होता है, और उसका जो इंटेंसिटी होता है कैसे वेरी करता है 1/r²। ठीक है, जो r क्या है, पॉइंट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है पॉइंट सोर्स और जहां पे तुम निकाल ले उसके बीच का गैप। आ रही बात समझ में? अब E तुमने कैलकुलेट करा है, E इधर है, तो सिग्मा 4πrs TS4 डिवाइडेड बाई 4πd²। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिग्मा RS बाई D होल स्क्वायर TS4। और इसी ई डैश को हम एस बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। सो एस इज इक्वल टू सिग्मा RS बाई D स्क्वायर TS4, वेयर RS क्या है, रेडियस ऑफ सन,
डी क्या, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड टी जो है यह टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस। हो गया। इसकी एक वैल्यू होती है, वैल्यू सवाल करने के बाद बताएंगे, ठीक है। लिखना, estimate the temperature of estimate the temperature of estimate the temperature of estimate the temperature of surface of sun, estimate the temperature of surface of sun when average radius when average radius when average radius of sun is 7 into 10 raised to power 5 kilometer, when average radius of sun is 7 into 10 raised to power 5 kilometer, and distance between earth and sun is 1.5 into 10 raised to power 8 kilometer, 8 kilometer. If solar radiation, yeah, if solar constant, actually if solar constant at noon NOON, noon मतलब दोपहर, if solar constant at noon on earth is 1400 watt per meter square, 1400 watt per meter square, फुल स्टॉप, सवाल खत्म। तो जो वहां पे 1400 जो बताया ना, दैट इज एक्चुअली एस, जिसको हम बोलते हैं 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। उसकी वैल्यू याद करके रखना है, क्योंकि सिग्मा पता है हमें, रेडियस ऑफ सन पता है, रेडियस ऑफ जो डी बताया ना, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो पता है, टेम्परेचर ऑफ सन पता है, उसको पुट करेंगे 1.4 आएगा। लेकिन ये रिवर्स करके सवाल दे दिए हैं जिसमें सीधे कितना फॉल हो रहा है अर्थ पे वो बताएं, तुमको टीएस निकालना है। टीएस पता करो कितना होगा, टेम्परेचर ऑफ क्या, सब कुछ दिया हुआ, आरएस दिया हुआ है, डी दिया हुआ, सिग्मा की वैल्यू 5.6 -8,
सिग्मा का वैल्यू याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी सवाल में देता है, कभी कभी नहीं देता। (5.67 into 10⁻⁻8). टेस्ट है इस वेडनेसडे को। सर टी का वैल्यू निकालना है ना सर? सबसे ऊपर यही तो लाइन है, स्टेट द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी सरफेस ऑफ सन, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। चलो यही फॉर्मूला यूज करना, सिग्मा RS बाई डी स्क्वायर TS टू द पावर 4, ये दिया हुआ 1400, ठीक है। सिग्मा कितना होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। RS की वैल्यू दिया हुआ किलोमीटर में, तो सबसे पहले चेंज किस में करोगे, चेंज नहीं करोगे तो भी काम चलेगा क्योंकि रेशियो है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना होगा, R कितना दिया हुआ 5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻8 स्क्वायर T⁻4, ये 1400 529 into 10 to the power 13. 529 इंटू 10 13. ये T आया या T का पावर 4 आया? वो ये इतना आना चाहिए। चलो 5.7 into 10 to the power 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, अच्छा सिंप्लीफाई करने के बाद हाँ सर। -8, इधर क्या बचेगा 7 बाई 1.5 स्क्वायर इंटू 10⁻6 -6, ठीक है, T⁻4। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे T⁻4 तो ये होगा 1400 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 5.67 इंटू 7 बाई 1.5 होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा that will be T will be around 5800 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, किस में रखेंगे, सेल्सियस में रखें या केल्विन में रखें? सर केल्विन में सर। देखो सारे चीज SI में रखे हो ना, इधर ये SI में है, ये SI में है, ये भी एक्चुअली SI में है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में होगा, SI में होगा। और SI क्या होता है, केल्विन।
तो जो सरफेस है सन का, उस पर जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 5800 के आसपास होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको याद रखना। सोलर कांस्टेंट कभी कभी दे देता है और उससे सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एनर्जी है वो कभी कभी कैलकुलेट करने को पूछता है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी radiated by a black body, radiated by a black body, radiated by a black body with respect to wavelength, with respect to wavelength. अब देखो किरचॉफ्स लॉ में थोड़ा सा बताया गया था कि कोई भी अगर बॉडी है जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो जब इमिशन होगा तो उसी वेवलेंथ को ज्यादा करेगा, ठीक है ना। जहां पे बताया थे ई लेमडा इज इक्वल टू ए लेमडा। जो बॉडी गुड एब्जॉर्बर है वो गुड इमिटर भी होगा। तो अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब इमिट करेगा तो उस वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा इमिट करेगा। तो जो ग्राफ प्लॉट करा गया अलग अलग टेम्परेचर पे बिटवीन ई लेमडा एंड लेमडा। ई लेमडा को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और उसका चेंज किसके साथ देख रहे हैं? लेमडा के साथ, ठीक है। तो यहां से ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। T1 is greater than, sorry, T1 is less than T2 less than T3, lambda 1, lambda 2, lambda 3। थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। जल्दी करो।
ये जो ग्राफ है ना, इससे 3 कंक्लूजन आते हैं। पहला कंक्लूजन कि कोई भी बॉडी हो किसी भी टेम्परेचर पे हर एक वेवलेंथ के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट कर रहा है। आ रही बात समझ में? क्या कर रहे हैं? अगर हमने यहाँ का लेमडा देखते हैं तो इस टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट कर रहा है। आ रही बात? मतलब इसके कहने का मतलब है कि टेम्परेचर अगर है 0 केल्विन से ऊपर का, ठीक, तो कोई भी बॉडी है कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा ही कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं भी रखो, क्या होगा? एनर्जी इमिट होगा। दूसरा चीज क्या है कि हर एक वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी है ना वो सेम नहीं है। हर एक वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो क्या है? सेम नहीं है। वो क्यों नहीं है सेम? क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब करा होगा ना उसी को इमिट करेगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करा होगा तो जब इमिट करेगा तो उसको ज्यादा करेगा। आ रही बात समझ में? तो पहला चीज क्या है कि हर एक वेवलेंथ पे एनर्जी इमिट होगा। दूसरा कि कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है उस पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी, बाकी के लिए उससे कम, उससे ज्यादा। आ रही बात समझ में? और दूसरा चीज, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, T1 सबसे छोटा, T2 सबसे, T2 बीच का और T3 सबसे बड़ा। आ रही बात समझ में? तो हो क्या रहा है ना कि जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रहा है गिवन टू अ करस्पॉन्डिंग लेमडा, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेमडा 1 जो है ना, लेमडा 2 से ज्यादा है, लेमडा 3 से ज्यादा है। तो ध्यान से सुनो क्या करें। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, बॉडी का टेम्परेचर क्या है अभी, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है। इस पे इसने क्या करा, लेमडा 1 का वेवलेंथ जो एनर्जी आया, लेमडा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो सबसे मैक्सिमम है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया तुमने, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेमडा 2 है इस पे मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो लेमडा 1 लेमडा 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बताया वीन्स ने अभी आ जाएगा समझ। वीन्स ने क्या बोला कि अगर एनर्जी बढ़ा रहे हो, सॉरी क्या बोल रहे हैं, वीन्स ने बोला अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, ध्यान से सुना एक बार, टेम्परेचर क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी रिड्यूसेस। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहे हैं, वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। इस ग्राफ के लिए जब टेम्परेचर T3 है तो मैक्सिमम एनर्जी कितना है? यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग लेमडा 3। अगर 1 के लिए देख रहे हो तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना है? लेमडा 1। तो लेमडा 1 और लेमडा 3 में कौन बड़ा है? लेमडा 1 बड़ा है। तो टेम्परेचर T3 बड़ा है और लेमडा 3 छोटा है। आ रही बात समझ में? तो इससे कंक्लूजन क्या क्या है वो लिखना पहले। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट at a given temperature at a given temperature black body emits radiations of all possible wavelength, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे, टोटल एनर्जी इमिटेड बाई a black body is not uniformly total energy emitted by a black body is not uniformly distributed among possible wavelengths और अगर यूनिफॉर्म होता ना तो ग्राफ इस तरीके से आता। यूनिफॉर्म होता तो क्या आता? ग्राफ इस तरीके से, लेमडा 1 पे भी इतनी एनर्जी, लेमडा 2 पे भी, लेमडा 3 पर भी इतनी।
ऐसा हो नहीं रहा, तभी ग्राफ इस तरीके से है। डेट इज, उसे में लिखना डेट इज एनर्जी इमिटेड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, that is energy emitted from different wavelength is different ठीक है। चलो एक और चीज पूछेंगे, ये तुम बताओगे। अगर मैंने ग्राफ प्लॉट करा ई लेमडा वर्सेस लेमडा, एक ग्राफ है ई लेमडा वर्सेस लेमडा के बीच में इस तरीके का, तो अगर इसके अंदर का ये एरिया कैलकुलेट करें तो इससे क्या पता चलेगा? अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो क्या पता चलेगा? ग्राफ जो एरिया कवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? बोलो, ये वाला टर्म याद है? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर, राइट। इसका मतलब ही क्या होता है? एरिया अंडर ई लेमडा वर्सेस लेमडा ग्राफ, ई वर्सेस लेमडा ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये क्या देगा? टोटल इमिसिव पावर देगा। आ रही बात समझ में? और यहां से दूसरा चीज क्या आएगा कि अगर एरिया देखोगे ना, इस एरिया अगर ये T1 और T2 का एरिया का अगर डिफरेंस देखोगे ना, तो अगर ये अगर 100 केल्विन है, दूसरा 200 केल्विन है, इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 2⁴ टाइम्स। कैसे समझना, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो एक्चुअली में देगा क्या? ई देगा। अगर ये पूरा एरिया अगर कैलकुलेट करोगे, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ई आएगा, और ई एक्चुअली होता क्या है? सिग्मा T1⁴ होगा। वैसे ही अगर दूसरा ग्राफ जो है इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या देगा? कैपिटल ई देगा, दैट इज E2 कितना? 4। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? अगर 100 है, ये 200 के है, तो इन दोनों बीच का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा? 2⁴ का होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखना, एरिया अंडर ई लेमडा वर्सेस लेमडा ग्राफ, एरिया अंडर ई लेमडा वर्सेस लेमडा ग्राफ gives emissive power of the given black body. Of the given black body, give emissive power of given black body. और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इमिसिव पावर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ग्राफ भी बता ही रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एरिया बढ़ेगा। तो इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग, फोर्थ पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टोटल एनर्जी, on increasing temperature total energy emitted by black body increases. Total energy emitted by black body increases. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो जो एक लेमडा और टी का रिलेशन बताए थे वो वीन्स ने एक्सप्लेन करा था, इसलिए इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। लिखना, according to this law on increasing temperature
increasing temperature, wavelength corresponding to, on increasing temperature, wavelength corresponding to maximum energy decreases that is wavelength is inversely proportional to absolute temperature. Wavelength is inversely proportional to absolute temperature at a given point. तो जो फाइनल पॉइंट बता रहे थे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ कोरोस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ किधर खिसक रहा है, पीछे की तरफ. तो इधर लेमडा इंक्रीज करता है, जब पीछे की तरफ आओगे तो लेमडा क्या होगा, डिक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ किधर आ रहा है, पीछे. मैक्सिमम के कोरोस्पॉन्डिंग लेमडा 3, इसके मैक्सिमम के कोरोस्पॉन्डिंग लेमडा 2, इसके मैक्सिमम के कोरोस्पॉन्डिंग लेमडा 1. तो लेमडा 1 ग्रेटर लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 3. टेम्परेचर का ये रिलेशन है, लेमडा का ऐसा रिलेशन है. लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 क्या है, वेवलेंथ कोरोस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एट टेम्परेचर T1 T2 T3. ठीक है. और अगर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को एक लाइन में लिखे तो यहां से होता है lambda is inversely proportional to T, that is lambda T is equal to constant. अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे टेम्परेचर कमेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ कमेगा. दोनों में इनवर्स रिलेशन होता. लिखना where, ये लिखने के बाद where constant is equal to 2.9, where constant is equal to 2.9 into 10 raised to power 3, 2.9 10 raised to power 3 meter Kelvin. 2.9 into 10 raised to power minus 3 मीटर केल्विन. ये मिली केल्विन नहीं है. इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चे इसको मिली केल्विन पढ़ लेते हैं या फिर ऐसे लिखो तो किलोमीटर पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो ये बीच में एक डैश दे दो ताकि पता चले ये क्या है, मीटर. क्यों मीटर आ रहा है, वेवलेंथ के लिए. केल्विन किसके लिए आ रहा है, टेम्परेचर के लिए. मीटर केल्विन है. ठीक है. अगर कोरोस्पॉन्डिंग लेमडा दिया हुआ है तो टेम्परेचर निकाल सकते हो. टेम्परेचर दिया तो लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी गिवन ब्लैक बॉडी. सवाल है इसके कोरोस्पॉन्डिंग लिखना. if Wien's constant वही जो ऊपर लिखा हुआ, if Wien's constant is equal to 0.3 centimeter Kelvin, if Wien's constant is equal to 0.3 centimeter Kelvin, then find temperature of the sun,
if maximum intensity of radiation, if maximum intensity of radiation emitted, maximum intensity of radiation emitted at 5000 angstrom, 5000 angstrom wavelength, 5000 angstrom wavelength. एंगस्ट्रॉन में पावर कितना आता? पावर 10 क्या यूनिट केल्विन डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा है वो। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है यूनिट लेने में। वो भी ज्यादा, 10 जब ज्यादा है तो 12 तो ज्यादा होगा ही। टू दिस पावर 5 में भी ये हो सकता है, ये आसपास है। देखो ये जो लेमडा है इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर दो, इसको भी एसआई में कन्वर्ट करो, तो वेवलेंथ दिया कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इधर है टी निकालना है, इसको कन्वर्ट करोगे 3 × 10⁻⁻2 मीटर के, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻1 2 3 गया 7 मीटर इंटू टी 0.3 10⁻⁻2 मीटर के। तो इधर से मीटर कैंसिल आउट, इधर कितना बचेगा? -5 बचेगा। ठीक, टी जो होगा दैट विल बी 0.3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻5 केल्विन। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो इट विल कम एज टी इक्वल्स टू 36,000 के। ऐसे अगर ये पॉइंट उड़ाओगे ना तो इधर एक 0 आएगा, ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या होगा? 4, 4 0 होगा इधर, नहीं 4 0 नहीं होगा, 3 0 ही होगा, ठीक से चेक करो। 6000 होगा। देखो इसको कर सकते हो ना, लिख सकते हो सर 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻3। इसमें से एक 0 इसको पहुंचा दो, ठीक है? तो एक 0 यहाँ कैंसिल आउट करेगा तो 4 बचेगा, एक 0 उधर पहुंचाया हो तो 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर तो ये 6 बचेगा। और रेडिएशन का एक लास्ट नोट है, कितना टाइम हुआ? ज्यादा हो गया, कोई नहीं, ये लास्ट नोट है, रेडिएशन खत्म हो जाएगा। लिखना मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, मैक्सिमम, इंटरनेट चला गया क्या? अब आ गया। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर
is directly proportional to maximum spectral emissive power is directly proportional to fifth power of absolute temperature. Fifth power of absolute temperature, that is E max is directly proportional to T raised to power 5. बता रहे हैं कैसे है, सॉरी फिफ्थ, यहाँ 5 है, फिफ्थ पावर कैसे है ये बता रहे हैं। देखो होता क्या कि जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है वो ई लैम्डा होता है, ठीक है, और हमें पता था ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 10⁴। अगर इसी में डेल्टा लैम्डा से डिवाइड करो, तो डेल्टा लैम्डा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इधर भी डेल्टा लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये एक्चुअली में क्या हो गया, ई लैम्डा, और तुमको पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो ऊपर जाएगा तो टी का पावर 4 है तो उसको क्या कर देगा 5 कर देगा। तो ई मैक्स जो होगा मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, वो क्या होता है टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग पावर 5 आता है। 4 से कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम इमिसिव पावर नहीं है, वो क्या है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो क्या होता है 5 आता है, क्योंकि नीचे वेवलेंथ डिवाइडेड है और मींस ने क्या बोला वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो इसका अगर इफेक्ट देखोगे तो टेम्परेचर एक यहाँ ऐड हो जाएगा T रेज़ टू पावर 5 आएगा, ठीक है। इसी के साथ रेडिएशन खत्म। 4-5 मिनट का अगले क्लास में कंडक्शन होगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स। चलो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू एवरीवन।